हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम अगर हम सी प्लस प्लस का बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने। जैसे ये एक प्रोग्राम मैंने लिख रखा है, ठीक है, जिसका आउटपुट आप जब प्रिंट कराओगे तो ये हेलो वर्ल्ड लिखकर आएगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में क्या क्या है वो हम लोग एक एक करके फिर से देख लेते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार मैं बताना चाहूंगा दोबारा। तो ये जो पहली लाइन है यहाँ पे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये क्या है? इसको कहते हैं हम लोग हेडर फाइल। क्या बोलते हैं इसको? हेडर फाइल। ये फाइल जो है वो नेसेसरी होती है हमारे सी प्लस प्लस या फिर सी में भी ये जरूरी होती है, हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को सही तरीके से एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब इसमें होता ये है कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है, बहुत सारी वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कीवर्ड्स हो गया, सी इन सी आउट हो गया, है ना। इस तरह की चीजें हम लोग अपने प्रोग्राम में फ्रिक्वेंटली लिखते हैं। तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी डिक्लेरेशन जो है, जिन जो उनकी डिक्लेरेशन इन द सेंस कि उनके बारे में जो बताया गया है कि इसका काम क्या है, जैसे सीन का काम क्या है, सी आउट का काम क्या है, हमें मालूम है। हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो ये जो सीन सी आउट है ये भी कहीं ना कहीं तो डिक्लेयर किया हुआ होगा। तो वो जो डिक्लेयर्ड किया हुआ है वो किया हुआ है इस हेडर फाइल के अंदर। तो हमें इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है, अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ता है, और उसी के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड, और जिस भी हेडर फाइल को आप ऐड करना चाहते हो उसका नाम। आप अगर ये नहीं लिखोगे और डायरेक्टली प्रोग्राम बनाने चले जाओगे तो उसमें होगा ये कि आपके प्रोग्राम में एरर आने लगेगी। नॉर्मल प्रिंट का भी स्टेटमेंट अगर आप लिखते हो, सी आउट भी लिखते हो, सीन भी लिखते हो, तो उसमें भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि सी आउट और सीन को वो पहचान नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहचान पाएगा? क्योंकि सीन सी आउट का जो डिक्लेरेशन है वो कहाँ लिखा हुआ है? इस हेडर फाइल में, और आपने हेडर फाइल सर लगाया नहीं। हाँ, सर कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। कहाँ कोई है? ठीक है, तो हमने हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ता है। अब ये जो सेकंड लाइन है वो है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका क्या मतलब है? नेम स्पेस, नेम स्पेस क्या होता है? हम लोगों को पहले से, जिनको बैकग्राउंड पहले से पता है प्रोग्रामिंग का, उनको मालूम होगा कि हम जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो दो तरह से वेरिएबल्स बनाते हैं। एक वेरिएबल होता है लोकल, दूसरा वेरिएबल होता है ग्लोबल। और हमें ये भी मालूम है कि एक वेरिएबल जो है अगर हमने आपको डिक्लेयर कर दिया तो सेम नाम का वेरिएबल जो है आप किसी और जगह यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे पास एक छोटा सा कोड है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नीचे वाले लाइन को मत देखना, सिर्फ इसको देखो। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? एक फंक्शन बनाया है, मेन फंक्शन। उस मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है वैल्यू, और उसका टाइप है इंट। ठीक है, और क्या किया फिर? वैल्यू में मैंने एक डेटा असाइन कर दिया जो कि है 0। उसके बाद मैंने क्या किया? एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका नाम भी वैल्यू ही है, लेकिन उसका डेटा टाइप जो है वो बदल दिया है, डबल कर दिया है। आप कोई और भी कर सकते हो। और फिर उसमें मैंने एक वैल्यू असाइन किया है। तो आप लिखने का तो ऐसा लिख सकते हो, लेकिन जब आप इसको कंपाइल करोगे तो आपको एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा? क्योंकि आपने जो डेटा वेरिएबल का नाम है वो दोनों जगह सेम ही रखा है, डेटा टाइप अलग अलग कर दिया है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक वेरिएबल का नाम जो है आप एक ही बार यूज कर पाओगे। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि आप चाहो तो एक ही नाम के मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, बशर्ते कि आप उन सारे वेरिएबल्स को अलग अलग नेम स्पेस में इंक्लूड करो। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉर्मली अगर आप नेम स्पेस यूज नहीं करते तो एक ही नाम के दो वेरिएबल आप नहीं बना सकते हो। जैसे मैंने यहां बना रखा है, एक इंट है एक डबल है। आप ऐसा करोगे तो आपको एरर मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही वेरिएबल का नाम यूज करूं अलग अलग जगह पर, तो उसके लिए आपको नेम स्पेस कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा और उन दोनों वेरिएबल को अलग अलग नेम स्पेस में ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम लिख रखा है। ठीक है,
मैंने पहले वाले प्रोग्राम में नेम स्पेस नहीं लिखा था, लेकिन दूसरे वाले प्रोग्राम में नेम स्पेस इंक्लूड किया है। देखो यहाँ पे ये है मेरा पहला नेम स्पेस, उसके अंदर मैंने वैल्यू को डिक्लेयर किया और उसमें एक डेटा असाइन कर दिया है 500। ठीक है, वेरिएबल का नाम ध्यान से देखना VAL है। ठीक है, इस नेम स्पेस के बाहर उसकी बॉडी क्लोज हो गई, उसके बाहर मैंने क्या किया, एक फिर से VAL यूज किया है। और ये जो VAL होगा वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। क्यों होगा ग्लोबल वेरिएबल? क्योंकि ये वाला जो डिक्लेरेशन है वो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, और कोई सा भी वेरिएबल अगर किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होता है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। इस वेरिएबल का नाम भी VAL ही है, यहाँ पे भी VAL था, यहाँ पे भी VAL है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया है मेन फंक्शन, ये तो रहेगा ही रहेगा। इस मेन फंक्शन के अंदर फिर से एक बार मैंने VAL डिक्लेयर कर दिया और उसकी डेटा जो है वो 200 यूज कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर आप चलाओगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो VAL है जो कि मेन के अंदर लिखा है, इसका एक्सेस कहां तक है? इसका एक्सेस सिर्फ मेन के अंदर ही है। क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का एक्सेस जो है उस फंक्शन के अंदर ही होता है, फंक्शन के बाहर नहीं होता। ये जो VAL है ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। लेकिन इस VAL और इस वाले VAL में एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और VAL है, ये वाला VAL बिल्कुल अलग ही दूसरे नेम स्पेस में, इस कारण से यहाँ पे हमें एरर नहीं आया। मेन फंक्शन के अंदर जो मैंने प्रिंट कराने वाला लाइन लिखा है वो ये वाला है। ये जो इसको होता है, दो कॉलन जो आप यूज करते हो, इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हम लोग बाद में आगे भी पढ़ेंगे कि इससे होगा क्या। अभी देखो इस फंक्शन के अंदर VAL की प्रेजेंट वैल्यू क्या थी? 200। लेकिन अगर मैं इस 500 को प्रिंट कराना चाहूं तो क्या होगा? इस 500 को अगर मैं प्रिंट कराना चाहूं तो मुझे इस फंक्शन के स्कोप के बाहर निकलना पड़ेगा, और उस फंक्शन के स्कोप के बाहर जब आप निकलोगे तो मुझे मिलेगा 500, और मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से आउटपुट जनरेट कर दूंगा। आउटपुट अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो तो डाउट प्रॉब्लम मत क्रिएट करना अपने दिमाग में, इसको हम लोग देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल जो मेरा पर्पस था वो ये कि नॉर्मली हम एक वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही टाइप से, लेकिन अगर आप सेम नाम के अलग अलग वेरिएबल बनाना चाहते हो तो उनको अलग अलग नेम स्पेस में यूज करना होगा, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, हम इसको और भी अच्छे से देखेंगे आगे। जो अगली लाइन है वो है इंट मेन, और ये जो मेन है ये एक फंक्शन है। कैसे पता मुझे ये फंक्शन है? क्योंकि ये वाला ब्रैकेट मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये एक फंक्शन है। आई बात समझ में? फंक्शन के लिए मुझे ये ब्रैकेट यूज करना होगा। फंक्शन का नाम क्या है? मेन। उसमें पैरामीटर्स कितने पास किए या आर्ग्यूमेंट कितने पास किए? एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिख रखा। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंट। रिटर्न टाइप का मतलब कि ये वाला फंक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको जो डेटा देगा, जो आंसर देगा, वो आंसर जो है वो किस तरह का है। ठीक है, क्या वो आंसर एक टेक्स्ट वैल्यू होगी, कैरेक्टर वैल्यू होगी, क्या वो इंटीजर वैल्यू होगी, क्या वो एक डबल वैल्यू होगी, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू होगी, क्या होगी? वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूं, बस मैं उसका टाइप बता रहा हूं। तो इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। यानी मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट, यानी मेन कंप्लीट होने के बाद आपको एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न होकर के मिलेगा। मेन की बॉडी जो है वो इस ब्रैकेट से इस वाले ब्रैकेट तक की रहती है। आप इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो कहलाएगा मेन फंक्शन की बॉडी का स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो अगर मैं पूछूं कि मेन में कितने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो आपको बोलना है 2 स्टेटमेंट है। क्यों? पहला स्टेटमेंट ये वाला है और दूसरा स्टेटमेंट ये वाला है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो लिखा है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पहले तो हम सी आउट को समझ लेते हैं। सी आउट क्या है? इसको काउट नहीं पढ़ते हैं, इसको सी और आउट पढ़ते हैं। ठीक है, सी आउट का काम यह है कि आप जो कुछ भी लिखने वाले हो सी आउट के बाद उस मैसेज को एज इट इज प्रिंट कर देना आउटपुट स्क्रीन पर।
ठीक है। सी आउट को हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को डिस्प्ले कराने में आउटपुट स्क्रीन पे, और हमारा आउटपुट स्क्रीन कौन सा है? कंप्यूटर का मॉनिटर, है ना। तो हम अपने मॉनिटर पे, हम अपनी स्क्रीन पर एक मैसेज अगर डिस्प्ले कराना चाहें तो उसके लिए हमें सी आउट लिखना होता है। सी आउट के बाद हमें ये ऑपरेटर यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहो, जो भी मैसेज लिखना चाहो, उस मैसेज को इन कोट्स के बीच में आपको लिखना होता है। यानी कि इन दोनों कोट के बीच में जो कुछ भी रहेगा वो मैसेज एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि सी आउट मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने सी आउट लिखा, फिर ये ऑपरेटर लगाया, और ये वाला कोट्स आपको देना ही है कंपलसरी, और इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे, मैंने मान लो यहाँ पे अपना नाम ही लिख दिया, तो मेरा नाम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप मेरे नाम की जगह अपना नाम लिखोगे तो वो भी एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। कोई सा भी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट करने के लिए, जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं अपने स्टेटमेंट को ये बताने के लिए कि यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट क्लोज हो गया, उसी तरह सी प्लस प्लस में अगर आपको कोई स्टेटमेंट को क्लोज करना है, यानी कि मान ये बताना है कि इसका एंड हो चुका है, तो आप लगाओगे एक सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मतलब ऊपर में एक डॉट होगा, नीचे में एक कॉमा होगा। ये सिंबल आपको आपके कीबोर्ड पे मिल जाएगा। इस सिंबल का मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में आपको, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आपको एक सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, मेरा नाम जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले होकर के आ जाएगा। कई बार क्या होता है, हमें कोई टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले नहीं करना होता, हमें किसी वेरिएबल की डेटा को डिस्प्ले करना होता है। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया है और उस वेरिएबल के अंदर जो है वो 10 स्टोर्ड है, और वेरिएबल का नाम मान लो ए है। ठीक है, अगर मुझे ये 10 डिस्प्ले करना होगा तो मैं पहले, और यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा के ए, दूसरा मैंने स्टेटमेंट लिखा है सी आउट, और यहाँ पे मैंने कोट्स नहीं लगाया, डायरेक्टली ए लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आप जब पहले वाले स्टेटमेंट के पास जाओगे, जब आप पहले स्टेटमेंट के पास जाओगे तो इससे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा ए, और जब आप सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखोगे, सेकंड वाले स्टेटमेंट को जब चलाओगे तो उससे आपको मिलेगा आंसर 10। ठीक है, ये ए क्यों मिला, क्योंकि जब आपने ये वाला कोट यूज किया है तो उस कोट के बीच में जो कुछ भी लिखोगे उसको एज इट इज वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो उसने ए लिखा था तो ए को प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आपने कोट नहीं लिखकर डायरेक्टली ये वाला ए लिखा है तो उससे वो होता क्या है, कंपाइलर समझता है कि ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ए लिखा है, ये ए क्या है, एक वेरिएबल होगा। ठीक है, कंपाइलर ये सोचता है, अगर आपने कोट्स नहीं लगाया और वहां पे डायरेक्ट लिख दिया है तो कंपाइलर ये सोचेगा कि ये जो है वो एक वेरिएबल होगा, और यूजर जो है उस वेरिएबल का डेटा चाहता है। तो वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे सर्च किए तो मिल गया, और उसका डेटा क्या है 10, तो आंसर आ जाएगा 10। अगर यहाँ 100 लिखा होता तो आंसर आ जाता 100। ठीक है, यानी अगर आपको कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो आप उसको कोट्स के अंदर लिख दो, और अगर आपको किसी वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है तो बिना कोट्स का डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है इससे क्या होगा, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। तो देखो आउटपुट स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद ये स्टेटमेंट सर, हाँ सर जैसे हम हेलो वर्ल्ड जो है लिखा आ रहा है सर, उसमें हम ये चाहते हैं कि हेलो फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, तो फिर कैसे आएगा? बता रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा इंतजार करो, बता रहा हूँ, है ना। जो, चलो उसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि अभी हमारा जो सी आउट था वो ऐसा लिखा हुआ था, सी आउट हेलो वर्ल्ड। स्पेलिंग पे मत जाना, लिखते वक्त कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट जो आया वो क्या आया, हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में लिखा हुआ आया था। ठीक है,
क्वेश्चन ये है आपका कि मैं इस हेलो को एक लाइन में चाहता हूं और ये वर्ल्ड जो है वो दूसरी लाइन में चाहता हूं। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बैक स्पेस एन, बैक स्लैश एन। मतलब मैं लिखूंगा कैसे, सी आउट, ये ऑपरेटर, मुझे जहां पे भी एक न्यू लाइन क्रिएट करना है उसके बीच में मैं लगा दूंगा बैक स्लैश एन। जैसे मैं लिखूंगा हेलो, तो क्या होगा, हेलो जो है वो पहली लाइन में आ गया, बैक स्लैश और स्मॉल लेटर में एन लगाऊंगा और फिर मैं लिखूंगा वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका हेलो एक लाइन में, पहली लाइन में लिखा आ जाएगा, और ये बैक स्लैश एन का मतलब होता है इंटर, यहाँ पे एक इंटर प्लेस हो गया, यानी कि एक न्यू लाइन पे चले गए हो और न्यू लाइन पे फिर लिखा आ जाएगा वर्ल्ड। ठीक है, मान लो अगर ये बैक स्लैश एन आपने हेलो के पहले लिखा होता तो क्या होता, अगर आपने सर बैक एक स्लैश लाइन एक लाइन पहले ही छूटी हुई आ जाती, यहाँ पे अगर लिखा होता अगर आपने बैक स्लैश एन, तो मान लो स्क्रीन जो है वो ये है, स्क्रीन का फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है और थर्ड लाइन ये है, तो पहली लाइन ऐसे ही ब्लैंक छुट्टी रह जाती और दूसरे लाइन में हेलो लिखा आ जाता। आपको जहां पे भी न्यू लाइन क्रिएट करना है आप बैक स्लैश एन यूज कर लो। ठीक है, चलिए, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। जो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है वो है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो जो है वो दो काम यहाँ पे कर रहा है। सबसे पहला काम तो वो ये कर रहा है कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेन फंक्शन जो है एक डेटा रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की, तो वो जो डेटा है वो कौन सा डेटा है, वो जीरो है, यानी कि मेन जो है वो जीरो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, दूसरा काम ये है कि इस रिटर्न जीरो के बाद देखने के बाद कंपाइलर को ये समझ में आ जाता है कि मुझे जो टास्क मिला था वो कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे और कोई भी नया स्टेटमेंट को रन कराने की जरूरत नहीं है, मैं आखिरी लाइन पे आ चुका हूं। एक इंडिकेटर तो होना चाहिए ना कंपाइलर को ये समझने के लिए कि हाँ कहाँ पे जाके रुकना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए तो मैंने बोल दिया इंट मेन से स्टार्ट करो, और खत्म कहाँ पे करना है, लास्ट लाइन कौन सा है, तो वो ये वाली लाइन है। तो ये रिटर्न जीरो जो है दो काम करता है, ये बताता है आपको कि मेरा प्रोग्राम का आखिरी लाइन रन हो चुका है, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो थ्योरी लिखा है वो उसी को मैंने अलग से लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा इस पे नहीं जा रहा हूं। आपको बस ये देखना है कि फंक्शन को समझने के लिए आपको ये पैरेंथेसिस यूज करना होगा और एक रिटर्न वैल्यू हमें यूज करना होता है जो कि लास्ट में आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखी हुई है ना। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम मैं लेके चलता हूँ, ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है और ये जो साइड में लिखा है ये उसका आउटपुट लिखा हुआ है। प्रोग्राम क्या है, मैंने हेडर फाइल लगाया, हेडर फाइल मुझे मस्त लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्यों, अगर नहीं लगाओगे तो ये सी आउट सीन जो लिखा है, ये रिटर्न जो लिखा है उसको समझ नहीं पाओगे, एरर आ जाएगा। उसके अलावा मुझे ये वाली लाइन भी ऐड करनी होती है, नेम स्पेस क्रिएट करना होता है। कोई सा भी प्रोग्राम जो है वो रन होता है, सबसे पहली लाइन जो चलती है या जो सबसे पहला फंक्शन या सबसे पहला टास्क जो कंपाइलर करता है वो करता है मेन से स्टार्ट। ठीक है, यानी आपके प्रोग्राम में मान लो 10 फंक्शन बना रखे हो और सबसे आखिरी वाले लाइन में आपने मेन लिख रखा है, मेन फंक्शन लिख रखा है, तो भी वो वहीं से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो ये मैंने मेन फंक्शन बना रखा है, यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट लिखा है। पहला स्टेटमेंट में हेलो वर्ल्ड लिखा, दूसरा स्टेटमेंट में मैंने एक और लाइन लिखा है, और तीसरे लाइन में मैंने रिटर्न जीरो लिखा। अब देखो इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। मैंने यहाँ पे सी आउट जो वाला लाइन जो है ये और ये वाला लाइन, ये दोनों अलग अलग लाइन पे लिखा था। ठीक है, दिख रहा है आपको, पहली लाइन में हेलो वर्ल्ड है, दूसरी लाइन में आई एम ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखा है। लेकिन जब मैंने आउटपुट देखा तो क्या हुआ, वो दोनों आउटपुट जो है एक ही लाइन में दिख रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने भले ही यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट में सी आउट को लिखा है,
लेकिन कंपाइलर को ये अभी तक बैकस्लैश n नहीं दिखा या न्यू लाइन नहीं दिखा है, तो वो क्या करेगा, सारे आउटपुट को 1 बाय 1 एक ही लाइन में प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम अलग अलग लाइन में कोड को प्रिंट करे, तो आपको बैकस्लैश n यूज करना होगा। ठीक है, सर एंड लाइन भी तो यूज कर सकते हैं। आप एंड लाइन भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैकस्लैश n भी सर यूज कर सकते हो और ENDL भी यूज कर सकते हो। हाँ, सर ये वर्ल्ड के बाद आपने जो सिंबल लगाया है उसका क्या मतलब होता है? कौन सा सिंबल की बात कर रहे हो? ये जो एक्सक्लेमेशन अरे साइन, उसका इस कोई सिंबल की मतलब बात, नहीं। उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो बस एक एक्सक्लेमेशन साइन है, जैसे हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, उस तरह का एक सिंबल है। आप लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, ओके सर। है ना। वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। आप वहां पे वर्ल्ड के बाद, डी के बाद वो साइन लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत। वो हमारे प्रोग्रामिंग का टर्म नहीं है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो IM ये लिखा है, इंग्लिश में हम लोगों को IM लिखना होता है तो I और AM भी लिखते हैं, कई बार I कॉमा ऊपर वाला कॉमा और M भी लिखते हैं। तो ये इंग्लिश का टर्म है, उसका अपने प्रोग्राम से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सी आउट, दो अलग अलग सी आउट लिख रखा था, अलग अलग लाइन में प्रोग्रामिंग में लिख रखा था, लेकिन जब उसका आउटपुट आया तो वो दोनों एक ही लाइन में आया। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा और आगे चल के दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, अगर आप सी आउट इस तरह से भी लिखते हो, इस ऑपरेटर के बाद यहाँ पे कुछ नया लिखे और अगली लाइन में हेलो वर्ल्ड लिख दिए, सी आउट लिखा, फिर ये ऑपरेटर के साथ नीचे लाइन लिख दिया, देखो दोनों में अंतर दिख रहा है आपको? ये वाला देखो और यहाँ पे देखो, लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है, लेकिन फिर भी आपको जो आंसर आएगा वो यही आंसर आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि आपका प्रोग्राम, C++ का प्रोग्राम जो स्पेसेस होता है उसको इग्नोर करता हुआ चलता है। आप जो अपने प्रोग्राम में स्पेस लिखोगे उसको वो इग्नोर कर देता है, लेकिन आपको ट्राई यही करना है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस जहां जरूरत ना हो वहां ना दो। क्यों? क्योंकि कई बार वो स्पेस जो है वो आपके आंसर को इफेक्ट करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे कब करता है। ठीक है, तो आपके प्रोग्राम में अगर आपको अलग लाइन में करना है तो आप END भी यूज कर सकते हो, END और स्मॉल लेटर का L, ये एक ही वर्ड है, या फिर बैकस्लैश n। नॉर्मली हम लोग बैकस्लैश n यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो कमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले कल पिछले दिन भी बता दिया था। दो तरह का कमेंट्स होता है। कमेंट्स का मतलब कि अगर आपके प्रोग्राम में आप कुछ नोट करना चाहते हो या कुछ हिंट देना चाहते हो या फिर कुछ अलग से बताना चाहते हो कि ये क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं कमेंट करना। कमेंट्स को जो है वो कंपाइलर बिल्कुल डिस्कार्ड कर देता है, उसको बिल्कुल वो पढ़ता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपना कोड अगर किसी दूसरे लोगों को दिखाओगे तो उस सामने वाले को ये समझ में आए कि आपने किया क्या है। ठीक है, तो कमेंट जो है दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जिसको करने के लिए आपको 2 बार स्लैश लगाना पड़ता है, और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, जिसके लिए आपको स्लैश स्टार, फिर जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी लाइन के कमेंट्स है वो सब लिखो, और जब कमेंट खत्म हो जाए तो फिर से स्टार स्लैश लिखना होगा। यानी अगर मैं इसको लिखकर बताऊं तो आपको कुछ इस तरह का करना है। अगर आप एक लाइन का कमेंट करना चाहते हो तो आप ऐसा कर दो और यहाँ पे लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो समझाने के लिए। और अगर मान लो आपको 3 लाइन का कोई कमेंट लिखना है तो आपको लिखना होगा ऐसे, और फिर यहाँ पे आपकी पहली लाइन, यहाँ पे आपकी दूसरी लाइन, यहाँ पे आपकी तीसरी लाइन, जितने चाहो उतने लाइन लिख सकते हो। फिर यहाँ पे वापस से स्टार और ये वाला सिंबल। ठीक है, ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट और ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। आप मल्टी लाइन कमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बार बार ये वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट है इसके। कमेंट का यूज कहाँ है सर? कमेंट का यूज बताया ना, जैसे मान लो मुझे इस प्रोग्राम में ही देखो, मुझे क्या बताना है, मुझे ये लिखना है कि ये जो सी आउट है ना, ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले अ मैसेज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमेंट लगा दूंगा। जस्ट इसके बाद मैं लिख के दिखाता हूं। जैसे मुझे सी आउट करना था, ठीक है, मैंने सी आउट किया और मैंने लिखा, मान लो मैं छोटा सा ही वर्ड लिखता हूं, हेलो।
तो ये तो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। इस लाइन से हो क्या रहा है अगर मुझे ये बताना है, जैसे आप प्रोग्रामिंग जानते हो, मैं प्रोग्रामिंग जानता हूं, लेकिन आपके घर में या आपके दोस्त में कोई ऐसा होगा जिसको प्रोग्रामिंग नहीं पता। अगर वो ये लाइन देखेगा तो वो कैसे समझेगा कि इस लाइन में क्या हो रहा है? इसके लिए हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि ये हो जाएगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे डिस्प्ले द मैसेज। ठीक है, अब ये कमेंट पढ़ के किसी अनजान व्यक्ति को भी समझ में आएगा कि इससे क्या हो रहा है कि कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली में कमेंट होता क्यों है, जैसे आप जब किसी कंपनी में जॉब करोगे तो आपको कोई टास्क मिलेगा, आपको कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा या आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो किसी क्लाइंट का होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप टीसीएस में जॉब कर रहे हो या इन्फोसिस में जॉब कर रहे हो, और एसबीआई आपके पास आया है और आपको एसबीआई ने बोला है कि मेरे लिए कोई एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करो, तो आपने उसके सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने उसको पूरा पूरा सॉफ्टवेयर भी दे दिया है। अब एसबीआई का जो मैनेजर है या एसबीआई का जो हेड है जो उसको कोड को देखना चाह रहा है, तो वो तो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का नहीं है। वो जब उस कोड को देखेगा कि भाई तुमने सच में क्या किया है, तो उसको ये कमेंट से ही पढ़ के समझ में आएगा उसको कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, ये कमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग, ताकि सामने वाले को समझ में आए। हमारे प्रोग्राम में एक्चुअल इसका कोई सा भी यूज नहीं है, इसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देगा कंपाइलर, इसको पढ़ता तक नहीं है। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कमेंट। तो आप मल्टी लाइन कमेंट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और सिंगल लाइन कमेंट करना चाहो तो आप 2 बार फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया है। इस लाइन से क्या हो रहा है, एक मैसेज प्रिंट हुआ, तो मैंने एक कमेंट में लिख दिया प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, टू दी आउटपुट स्क्रीन। फिर मैंने यहाँ पे फिर से कमेंट कर दिया प्रिंट्स दिस मैसेज टू दी आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे देखो मल्टी लाइन कमेंट है। ये क्या हो रहा है, माई सेकेंड प्रोग्राम इन C++ विथ मोर कमेंट्स। ये मल्टी लाइन मतलब एक लाइन ये था और ये दूसरा लाइन है। ठीक है, तो ये कमेंट्स हम लोग बस आपको डिनोट करने के लिए या समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, इसका एक्चुअल प्रोग्राम में कोई रोल नहीं होता। अब आ जाओ, जो मेन है वो है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि जैसे अगर मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 2 नंबर को ऐड करना है तो आप डायरेक्टली नंबर्स को भी ऐड कर सकते हो, है ना, मैथ्स में। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं लिख दूं x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, और फिर मैं लिख दूं x प्लस वाई। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। तो यही काम अगर आपको प्रोग्रामिंग में करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी ना किसी डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इसको प्रोग्रामिंग में अगर मैं बोलूं तो ये x और ये y जो है वेरिएबल होगा। x के अंदर एक डेटा है जो कि 5 है, y के अंदर एक दूसरा डेटा है जो कि 2 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि C++ में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, किसी वेरिएबल में डेटा को ऐड कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, और कितने तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाए यहाँ पे। उसके पहले हम लोग आइडेंटिफायर्स को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी में डेटा टाइप्स में। अब देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आपको C++ में कभी भी कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे उस वेरिएबल का डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आप एक स्पेस लगाओगे यहाँ पे, फिर आप उस वेरिएबल का नाम लिखोगे। ठीक है, और वो लास्ट में एक सेमी कॉलन बना दोगे। इसका मतलब हुआ, देखो मैं कमेंट करके बता रहा हूं, इसका मतलब हुआ क्या कि मैंने डिक्लेयर किया है। ये जो नाम होता है, इस नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे मेरा आइडेंटिफायर, मेरा एक नाम है, ठीक है, तो मेरा आइडेंटिफायर क्या है, सुजीत। आप में से किसी बच्चे का नाम मान लो अमित होगा, तो उस अमित को मैं पहचानूंगा कैसे, उसके नाम की मदद से, और वो आइडेंटिफायर है क्या, उसका नाम खुद का अमित।
तो कोई सा भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल को आपको एक आइडेंटिफायर देना पड़ता है, मतलब एक नाम देना पड़ता है, ठीक है। वो नाम जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम नाम देते हैं तो उस समय कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उस रिस्ट्रिक्शंस के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो हमें अपने वेरिएबल को एक नाम देना पड़ता है और वो नाम जो है कहलाता है आइडेंटिफायर, ठीक है। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप का मतलब है कि ये जो वेरिएबल आपने जिसका एक आइडेंटिफायर दिया है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर मतलब जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। आपने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया है जिसका एक आइडेंटिफायर है, कुछ एक नाम है, वो जो वेरिएबल है वो किस तरह का डेटा स्टोर कर रहा है। अब डेटा जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। कुछ कुछ सिंपल डेटा के बारे में आपको बता दूं। एक डेटा होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब होल नंबर, 0 1 2 4 5 10 -30 -20, इस तरह के नंबर जो है वो कहलाते हैं इंटीजर। एक दूसरे तरह के नंबर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट में डेसिमल वाले वैल्यूज आते हैं, ठीक है। यानी 10.5 10.9 20.8 -10.5 इस तरह के नंबर जो होंगे वो कहलाएंगे फ्लोट। जो नेक्स्ट डेटा टाइप हो सकता है वो होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब आपने कोई अल्फाबेट यूज किया है, ए बी सी या जेड, या स्मॉल लेटर का अल्फाबेट या फिर कैपिटल लेटर। यहां पे ध्यान देना, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर अलग अलग होते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस में कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए अलग होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर हुआ। कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल डिजिट का होता है, ठीक है। या तो सिर्फ कैपिटल ए लिखोगे या तो सिर्फ स्मॉल ए लिखोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते ए और ए दोनों या ए बी एक साथ, ठीक है। उसके लिए दूसरा डेटा टाइप है, वो बाद में देखेंगे। ये तीन जो डेटा टाइप हैं ये मेन हो गए। उसके अलावा और भी डेटा टाइप होते हैं, अभी मैं हम लोग देखने वाले हैं। तो हमने जो वेरिएबल यहाँ क्रिएट किया है उसको पहचानेंगे कैसे? इस आइडेंटिफायर की मदद से। और ये जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे डेटा टाइप बताना पड़ता है। वो डेटा टाइप इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे। जैसे इस प्रोग्राम में देखो तो ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने 5 स्टोर कराया। बी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 2 स्टोर कराया। अच्छा, इसमें डेटा स्टोर करना नहीं बताया। अब देखो एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। मान लो मुझे एक इंटीजर स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा इंट। इंटीजर को शॉर्ट में इंट लिखते हैं, इंट। उसका आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है। चलो मैंने ले लिया स्मॉल ए और ऐसे करके डिक्लेयर कर दिया। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन से होता क्या है, अगर बैकग्राउंड आप सबको पता है, मेमोरी को जो है हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइडेड करके रखते हैं, ठीक है। तो जब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम से, तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ पोर्शन, कितना पोर्शन वो अभी हम लोग देखेंगे, कुछ पोर्शन ऑफ मेमोरी जो है वो रिजर्व हो जाता है। ये वाला मेमोरी जो है वो रिजर्व हो गया। किसके लिए? वो रिजर्व हो गया इस वेरिएबल के लिए, ठीक है। यानी ये वाला वेरिएबल को एक स्पेस मिल गया आपकी मेमोरी में। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो अभी भी आपके पास डेटा नहीं है। इस ए के अंदर क्या है? अभी तक आपने कोई सा भी डेटा पास नहीं किया। ए की वैल्यू 10 है, 100 है, 50 है, क्या है ये अभी तक नहीं पता। तो हमें अगर इस वेरिएबल में कोई डेटा देना हो या कोई डेटा स्टोर कराना हो तो हमें यूज करना पड़ता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को सी प्लस प्लस में हम सिंगल इक्वल टू से बताते हैं। अब यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अधिकतर वो बच्चे जिनको सी प्लस प्लस नहीं आता या प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने मैथ्स में देख भी पढ़ा होगा, ये इक्वल टू कहलाता है। मैथमेटिक्स में इसको हम इक्वल टू बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इक्वल टू बताना हो तो आपको 2 बार ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये है इक्वालिटी
और ये है असाइनमेंट। ठीक है, मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा। ये असाइनमेंट है, ये इक्वालिटी है। यानी आपको LHS इक्वल टू RHS वाला कंसेप्ट अगर यूज करना है तो ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह किसी एक चीज से दूसरी चीज में स्टोर कराना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क कैसे करता है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, इसके दो वैल्यू होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं L वैल्यू, जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं R वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? R वैल्यू को उठाकर कॉपी कर देता है L वैल्यू के अंदर। यानी अगर आपने यहां पे ऐसा लिख रखा है A असाइनमेंट 10, तो क्या होगा? ये 10 है R वैल्यू, इस R वैल्यू को मैंने उठाकर L वैल्यू जो कि A है उसके अंदर कॉपी कर दिया। ठीक है, अगर आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया है डिक्लेरेशन के बाद, तो क्या होगा? ये जो मेमोरी स्पेस आपको मिली थी यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा 10 इस पूरे में। अब देखो, एक्चुअल में हम लोग बता तो आपको रहे हैं कि 10 स्टोर हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर को 1 2 3 4 थोड़ी ना आता है, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 आता है ना। तो वो क्या करेगा? इस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्जन के बाद जो नंबर मिलेगा वो जाकर के यहाँ पे स्टोर होता है। तो वो अलग कंसेप्ट है। फिलहाल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल देंगे कि यहाँ पे 10 जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोल रहे हो सर? क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं? बिल्कुल, हम दोबारा समझा सकते हैं। जैसे आपके पास एक बैग है, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आज कॉलेज आना है, तो आप क्या करोगे? अपना बैग लेकर के आओगे। तो वो बैग जो है वो क्या है? एक तरह से मान लो वेरिएबल। लेकिन उस बैग के अंदर कुछ तो रखोगे, कॉपी, पेन, पेंसिल, किसी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर नोट्स या कोई किताब, वो कुछ तो रखोगे, यानी आपको एक डेटा चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं इस तरह से, पहले लिखेंगे डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा? आपके मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में एक बैग क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये बैग आपके लिए रिजर्व हो गया जिसका नाम मैंने X रख रखा है। ठीक है, लेकिन इस बैग के अंदर अभी भी कोई भी कॉपी, पेन, पेंसिल नहीं है। आपको वो पेन, पेंसिल, कॉपी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वेरिएबल में कोई ना कोई डेटा स्टोर कराना पड़ेगा। तो वो डेटा जो स्टोर्ड होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। असाइनमेंट कैसे करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर की जो R वैल्यू है, यानी राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, उस वैल्यू को वो कॉपी कर देता है लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू में। यानी अगर मैंने यहाँ पे 100 लिख रखा है, तो इस 100 को वो कॉपी कर देगा जो भी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में मुझे कहाँ ये स्टोर कराना था 100? एक वेरिएबल में। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। तो ये 100 जो है वो कॉपी हो जाएगा इस X नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे आपका स्टोर हो गया 100। यानी अगर आपको एक वेरिएबल में डेटा स्टोर कराना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो ये दो अलग अलग लाइन में ना करके सिंगल एक अकेले लाइन में भी कर सकते हो। कैसे? इंट X और यहीं पे लगा दो असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हो गया, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन और ये कहलाता है डेफिनेशन। ठीक है, हमने क्या किया? डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ ही कर दिया। ये भी सही है और ये वाला भी सही है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, कब कौन सा यूज करते हैं, वो ये है कि मान लो आपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, चलो X को बहुत यूज कर लिए, Y बना लेते हैं। मान लो आपने एक वेरिएबल बना रखा है, लेकिन आपको इसका डेटा पता नहीं है कि इसमें कौन सा डेटा जाने वाला है। तो आप क्या करोगे? वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दोगे। ठीक है, कुछ लाइनें लिखने के बाद आपको उसका डेटा पता चल गया कि इसमें कौन सा डेटा यूज करना है, तो फिर यहाँ पे आप उसको असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से वैल्यू स्टोर कर दोगे। लेकिन अगर आपको डिक्लेरेशन के समय पे ही, वेरिएबल को बनाते समय ही उसका डेटा पहले से ही पता है कि क्या आने वाला है, तो आप उसको एक ही जगह पे कर सकते हो, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। ठीक है, अगर डेटा अवेलेबल है, पता है पहले से, तो आप उसको वहीं पे यूज कर लो। अगर डेटा नहीं पता है तो आप उसको बाद में भी
यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हमारे जो डेटा टाइप होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उस वेरिएबल का आइडेंटिफायर होता है, यानी कि उसका कुछ, दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी कॉम्बिनेशन हो सकती है, वो उनमें से कोई सा भी आप उसका नाम दे सकते हो। लेकिन C++ ने क्या किया कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि आप कुछ ऐसी नाम है जो नहीं यूज कर सकते हो या इस तरह का काम नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप बाकी कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप किसी वेरिएबल का नाम जो आइडेंटिफायर कहलाता है उसको क्या करोगे, एक या एक से ज्यादा लेटर्स का बना सकते हो। यानी मैंने यहाँ पे, सॉरी इसको क्लोज कर देता हूं, मैंने यहाँ पे एक अकेले नाम का बनाया था, आप चाहो तो उसको ऐसा भी बना सकते हो। आप, मैंने अभी x लिखा था, आप चाहो तो इसको ऐसा भी बना सकते हो, इंट ए, या ए 4 बार ए लिख दिया, या ए बी इस तरह का भी कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल डिजिट का, सिंगल लेटर्स का भी हो सकता है, एक से ज्यादा लेटर्स का भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, जिसको आइडेंटिफायर बोल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप चाहो तो सिर्फ अल्फाबेट ही नहीं, आप डिजिट्स का भी यूज कर सकते हो। यानी आप जब नाम दोगे तो आप ऐसा भी बना सकते हो, इंट A1, कॉमा, सॉरी कॉमा पे अभी मत लाओ, कॉमा को मैं बाद बताऊंगा। ठीक है, इंट A1 या फिर इंट XYZ1। ठीक है, आप इस तरह का भी नाम कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, या तो फिर आप अंडरस्कोर कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, इंट S_1। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इंट A1_2, कुछ भी इस तरह का। इस अंडरस्कोर को भी यूज कर सकते हो, कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हो, कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट, और नंबर्स को भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसके बाद कुछ एक चीजें हैं जो रिस्ट्रिक्शन वाली चीजें हैं, जैसे नीदर स्पेसेस, आप सिर्फ एक स्पेस देके वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे आपने क्या किया, इंट लिख दिया और यहाँ एक स्पेस तो रहता ही, एक और स्पेस दे दिया और सोचा कि ये स्पेस जो है यही बन जाएगा वेरिएबल का नाम। ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स को आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। पंक्चुएशन मार्क्स मतलब क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, इस तरह की चीजें आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। किसी सिंबल को भी आप आइडेंटिफायर के जैसे यूज नहीं कर सकते। एक ही सिंबल अलाउड है, वो है अंडरस्कोर। ठीक है, उसके अलावा आप दूसरा सिंबल यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बना सकते इंट @2 या इंट @a, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ लेटर्स, डिजिट्स, लेटर मतलब 1 2 ABCD, डिजिट मतलब 1 2 3 4, और सिंगल अंडरस्कोर, आप यही 3 चीजों की मदद से किसी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए। ठीक है, अब यहां पे ये लिखा है, एक रिस्ट्रिक्शन और भी है, वेरिएबल का नाम जब भी स्टार्ट होगा तो वो किसी ना किसी लेटर से स्टार्ट होगा। लेटर मतलब अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। मतलब कि अगर किसी एक बच्चे ने ये बनाया है इंट A1, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपने कहीं बना दिया है इंट 1A, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा तो वो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। ये वाला जो है वो नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप अंडरस्कोर लगा के स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि इंट _A1, ये चल जाएगा। लेकिन शुरुआत में सबसे पहला अक्षर जो है वो एक लेटर, एक अल्फाबेट, एक नंबर हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सबसे पहले या तो कोई अल्फाबेट यूज करना है या तो फिर अंडरस्कोर यूज करना है। आ रही बात समझ में? उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको
रिजर्व करके रखा गया है सी प्लस प्लस के लिए, और उसका यूज ये क्या है कि सी प्लस प्लस उसको अपने खुद के लिए यूज करता है। ठीक है, तो आप किसी का नाम कीवर्ड्स से भी नहीं रख सकते एज ए आइडेंटिफायर। जैसे कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो कौन से हैं, वो यहाँ पे आपको लिस्ट में लिखी हुई है। यानी कि आप ब्रेक नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, आप केस नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, आप फॉल्स नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, आप न्यू नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, प्राइवेट नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, पब्लिक नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, रजिस्टर नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब को आप एज ए वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये खुद जो है वो सी प्लस प्लस के द्वारा यूज किए जाते हैं किसी ना किसी टास्क को करने के लिए। जैसे आपको दिखा होगा कि कैर मैंने अभी बताया था कैरेक्टर होता है ना। यहाँ पे कहीं इंट भी लिखा होगा, ये देखो इंट, ये इंट क्या है, ये डेटा टाइप है। पता चला आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है डेटा टाइप है इंट, और उसका नाम भी आप इंट ही रख रहे हो, तो ये अलाउड नहीं होगा। आपको ये इंट की जगह कोई दूसरा यूज करना होगा। ठीक है, यानी अभी हमने देखा क्या कि एक वेरिएबल का नाम जो है वो अल्फाबेट से हो सकता है, वो नंबर्स का हो सकता है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। बस रिस्ट्रिक्शन ये है कि पहला डिजिट जो है, पहला लेटर जो है वो एक अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। नंबर्स अलाउड नहीं है पहले लोकेशन पे। ठीक है, साथ ही साथ आप रिजर्व वर्ड जिसको कीवर्ड्स बोलते हैं, उन कीवर्ड्स को भी एज ए वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ये कीवर्ड्स जो है आपको मिल जाएंगे आसानी से, वो आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, अब एक बात और बता दूं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग होता है। नॉर्मल इंग्लिश में हम ए मतलब कैपिटल बोलो या स्मॉल बोलो एक ही होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। सर हाँ सर वो तो फिर सी में भी होता है ना? सी में भी होता है केस सेंसिटिव। अभी हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस वर्ड यूज करूंगा, मैं जावा नहीं बोलूंगा, मैं सी लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव है। जब आप सी पढ़ोगे तो वहां पे भी दिखेगा कि सी भी जो है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, यानी कि ये जो स्मॉल लेटर्स का रिजल्ट है और ये जो कैपिटल लेटर का रिजल्ट है दोनों अलग अलग होंगे। एक सेकंड रुकना, अलग होगा। ठीक है, यानी कि मान लो आपको एक वेरिएबल बनाना है तो आप ऐसा भी बना सकते हो, इंट कैपिटल ए और इंट स्मॉल ए, दोनों चलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है फंडामेंटल डेटा टाइप्स, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करना तो सीख लिया हमने, है ना। वेरिएबल का नाम जिसको आइडेंटिफायर बोलते हैं वो कैसे बनाओगे वो तो सीख लिया हमने। अब जो डेटा टाइप होंगे, कौन कौन सी डेटा या किस तरह का डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है, कर सकते हो आप, वो देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बाइट्स में या बिट्स में काम करता है। ये पहले से ही पता है आपको कि 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। 1 बाइट का मतलब क्या हुआ, 8 बिट्स, ये भी आपको पता होगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी जो कि किसी सी प्लस प्लस के वेरिएबल को दी जा सकती है वो है 1 बाइट की। ठीक है, अगर आपसे इंटरव्यू में या कहीं पे पूछता है कि सबसे छोटा सा छोटा अगर मैं एक मेमोरी देना चाहूं किसी वेरिएबल को तो वो क्या होगा, तो वो होगा 1 बाइट का। 1 बाइट से कम स्पेस आप किसी वेरिएबल को नहीं दे सकते। ठीक है, अब देखो जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ दिख रहा है। इनमें से कुछ चीजों को आप पहले से ही जानते हो, कुछ चीजें हम आपको और अलग से बता देंगे। जैसे इंट को आप पहले से जानते हो, इंटीजर के लिए यूज करते हैं। फ्लोट को मैंने आपको बता दिया अभी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज करते हैं। कैर को मैंने पहले ही बता रखा है या जानते भी होंगे कि कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखी है साइज, वो साइज देख लो क्या है।
कैरेक्टर की साइज जो है वो 1 बाइट होती है, ठीक है। फ्लोट की जो साइज होती है वो 4 बाइट्स की होती है, ठीक है। ये जो इंट है ये परेशान करता है। यहां पे क्या लिखा है, 4 बाइट्स। इंट जो है वो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह का साइज ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ साइज के ऊपर स्टार बना है और सिमिलरली उसी के कारण रेंज के ऊपर भी स्टार बना हुआ है। होता यह है कि ये जो साइज लिखी हुई है आपके स्क्रीन के सामने वो 32 बिट के सिस्टम के लिए है। यानी अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो आप में इंटीजर की साइज 4 बाइट्स की होगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम जो है वो 64 बिट्स का है, होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट्स के और 64 बिट्स के, ये पता होगा आपको। अगर सर। आपका सिस्टम 64 बिट्स का है तो फिर इंटीजर की साइज जो है वो 4 बाइट्स नहीं रहेगी। बाकी सबकी साइज में कोई दिक्कत नहीं आती, इंटीजर ही केवल परेशान करता है आपको, ठीक है, ये बात समझ लेना। तो इंटीजर की साइज वाइवा में भी अक्सर यही पूछा जाता है, पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में, चलो ठीक है कैरेक्टर की साइज बताओ तो आप बोल दोगे 1 बाइट, चलो फ्लोट की साइज बताओ तो आप बोल दोगे 4 बाइट्स। लेकिन फिर अगर मैंने आपसे पूछा कि ठीक है इंटीजर की साइज बताओ, तो आपको बताना यह है कि सर इंटीजर जो है वो 32 बिट के सिस्टम में 4 बाइट्स की स्पेस लेता है, लेकिन 64 बिट्स के सिस्टम में उसकी स्पेस जो है, उसकी साइज जो है वो बढ़ जाती है, डबल हो जाती है 8 बाइट्स की। यहां तक कि पुराने जमाने में, आज से 10-12 साल पहले की बात अगर मैं बताऊं, तो 16 बिट का भी आता था प्रो सिस्टम, ठीक है, बहुत पहले की बात है। आपने कंपाइलर का नाम सुना होगा, टर्बो C++, ठीक है, कई लैब्स में आपको दिख सर जाते होंगे वो। हाँ सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। बस बेटा 1 मिनट ये बता दो, है ना। तो ओके सर। 16 बिट का जो होता था पहले, उसमें इंटीजर 2 बाइट्स की स्पेस लेती थी। तो आपको इंटीजर के लिए ध्यान देना है, अगर 16 बिट का है तो 2 बाइट्स होगा, 32 का है तो 4 होगा, और 64 का है तो 8 का होगा। 16 बिट का एग्जांपल